हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, अभी 2-3 मिनट रह गई हैं, चलो शुरू कर देते हैं। वॉइस देखो क्लियर आ रही है? वॉइस आ रही है क्लियर? हाँ भाई, गुड इवनिंग समीर। जरा एक बार वॉइस बताना क्लियर आ रही है क्या? वॉइस का क्या हाल है ये तो बता दो। चलो भाई आ जाओ जल्दी फटाफट, फिर करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अच्छा ठीक है। देखो मैं एग्जैक्टली शुरू कर ही देता हूँ, अब एक आध बच्चा आता रहेगा बाद में। कल हम लोग कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कहाँ तक कर लिया था हमने? ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट हमने जनरल इंट्रोडक्शन करने की कोशिश की थी। देखो ग्रुप 13, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था कल। थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ 5 मिनट्स में आपको, फिर आगे करेंगे। सबसे पहले सारे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि भाई इसका किस तरीके से कौन कौन से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। बैंगन, आलू, गोभी इन थैला, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर आपको लर्न हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गिवन होते हैं। फिर भी थोड़ा सा एक बार के लिए मैं बता ही देता हूँ आपको। ये 5 है, ये 13 है, ये 31 है, ये 49 है, और ये कौन सा होगा? 81। जैसे मैं कल आप लोगों को बता रहा था, ये गैलियम किसके आगे आता है? जिंक के आगे। जिन्न कूदा मरकरी में, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा अगर ध्यान भी भूल जाओ तो। मरकरी का कितना होता है? 80, जनरली स्टूडेंट याद रखता है, तो 81 हो गया। कैडमियम कितना होता है? 48, तो आगे कौन सा हो गया? 49। जिंक कितना होता है हमारे पास? 30, तो गैलियम का कितना हो गया हमारे पास? 31। दिस इज द एटॉमिक नंबर। देखिए अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि बोरॉन वैसे तो नॉन मेटल होता है, और काफ़ी जगह अपने कंपाउंड्स में डिफरेंट इसके कंपाउंड्स होते हैं, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ना। 2 फॉर्म में पाया जाता है। नंबर 1 इज क्रिस्टलाइन नेचर, नंबर 2 इज एमोर्फस इन नेचर। क्रिस्टलाइन वी नो वेरी वेल दैट इट इज़ अ वेरी अनरिएक्टिव फॉर्म ऑफ द बोरॉन। क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है तो उस समय रिएक्शन ही नहीं करता है। और क्रिस्टलाइन कितनी फॉर्म होती हैं? 4, जबकि एक फॉर्म इसकी एमोर्फस होती है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म इनएक्टिव है, या आप बोल सकते हैं कि इनर्ट है ना। और कैसे कलर की होती है? ब्लैक कलर का होता है जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। मान लीजिए अगर बोरॉन एमोर्फस फॉर्म है, उस समय कौन सा होगा? ब्राउन कलर की होगी। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। और बताता हूँ, जैसे मान लीजिए इसके बोरॉन के कई सारे कंपाउंड्स हैं जो हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे बोरेक्स होता है हमारे पास, Na2B4O7.10H2O, दिस इज़ द बोरेक्स। अब बोरेक्स कहाँ पे पाया जाता है? जैसे पूगा लेक है, पूगा वैली बोलते हैं उसको, पूगा वैली लद्दाख में, वहाँ पाया जाता है। सांबर लेक है राजस्थान में, वहाँ पाया जाता है। एल्युमिनियम के कई सारे ओर होते हैं, आप लोग जानते हैं। मेन ओर होता है इसका, दिस इज़ द बॉक्साइट, ठीक है। बॉक्साइट होता है, क्रायोलाइट होता है, ये इसके ओर है। जनरली इंडिया में उड़ीसा, कर्नाटका वगैरह में पाया जाता है। बोरेक्स हो गया। और क्या है हमारे पास? ऑर्थोबोरिक एसिड है। मतलब क्या बता रहा हूँ मैं आपको? बोरॉन के ओर बता रहा हूँ, कंपाउंड बता रहा हूँ। ओर तो क्या? दिस इज़ द कंपाउंड ऑफ बोरॉन। और ये भी हमारे सिलेबस में इसको डाइबोरेन बोलते हैं, और 1 बाय 1 करके करेंगे भी। लेकिन थोड़ा सा इसकी पोजीशन बता रहा था कि देखिए बोरॉन क्या होता है हमारे पास? नॉन मेटल है, जबकि एल्युमिनियम इज़ द मेटल।
और इसमें मेटलॉइड्स नहीं होते, ध्यान रखिएगा, जबकि मेटलिक कैरेक्टर डाउन दी ग्रुप चलने पर इंक्रीज होगा। अब कौन बच्चा बताएगा, कल हमने इसके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट किए थे, 5 मिनट्स पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं, फिर आगे करेंगे जो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाओ फिर। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें, इसको मैं फिर लिखूंगा 1 2 3 4 में। कौन बच्चा बताएगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 5 में ऑर्डर बताइए। बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है कोई बच्चा? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ आप लोग, क्या होगा इसमें 1 2 3, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। बताते रहो। साक्षी ने बताया 1 2 3 4 5। साक्षी भूल गई हो बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा सही है सही है, मेल्टिंग पॉइंट का होगा वो तो वही है आपका सही आंसर है। डाउन दी ग्रुप चलने पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाँ, थोड़ा सा जो चेंज होता है वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। चलो मेल्टिंग पॉइंट बताओ, ये तो आंसर सही है बिल्कुल। मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताइए। मेल्टिंग पॉइंट का कौन ऑर्डर बता रहा है बच्चा? ये सही है साक्षी आपका, है ना। थोड़ा सा बताओ इसका मेल्टिंग पॉइंट का, कल बताया था ना उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बॉइलिंग पॉइंट तो वैसा ही है जैसा सही सोच रहे हैं। हाँ जी, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इसमें, बताओ बताओ मेल्टिंग पॉइंट का क्या ऑर्डर होने वाला है? कल बताया था मैंने आप लोगों को, बोरॉन की क्रिस्टलाइन फॉर्म जो होती है काफ़ी हार्ड होता है बोरॉन, इसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। और वैसे भी हम कॉन्सेप्ट लगा रहे थे इसमें कि डाउन दी ग्रुप चलने पे डिक्रीज करेगा। मेल्टिंग पॉइंट का 1 5 2 4 3, तो 1 का मतलब बोरॉन थैलियम 1 5, और है आपका 2 4 3, तो 2 का मतलब एल्यूमिनियम इंडियम एंड गैलियम, ये भी आपका बिल्कुल सही है। देखिए होता क्या है, हम एक्सपेक्ट ऐसा कर रहे थे कि डाउन द ग्रुप चलने पर डिक्रीज करेगा, लेकिन बोरोन का तो टिपिकली नॉन मेटल है। और दूसरी वाली बात, इसकी जो हार्ड होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है काफ़ी हार्डेस्ट होती है, जिसकी वजह से बोरोन तो सबसे पहले आ गया, फिर थैलियम आता है थोड़ा सा। और ध्यान रखिएगा, जो आपको स्पेशल ध्यान रखना है वो गैलियम का ध्यान रखना है, क्योंकि गैलियम समर में एज अ लिक्विड फेज में पाया जाता है, ठीक है। जैसे घी होता है ना, घी की तरह पाया जाएगा गैलियम। और ये अपना एक्सपेंशन करता है, कब करता है? सॉलिडिफाई होने पे। तो चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ। अगर मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया इसमें, तो क्या होगा? हाँ, उमा का भी सही है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जरूर मेंशन करें, जिससे मुझे ये आइडिया लगे कि जो आप बता रहे हो वो सही है गलत है। इसका आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा बताओ। हाँ जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा इसका? जनरली अगर देखें तो डाउन दी ग्रुप चलने पर डिक्रीज होनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो वो क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? देखो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ध्यान दो, सबसे ज़्यादा होती है बोरोन की, ठीक है। और बोरोन के बाद किसकी होती है? थैलियम की। थैलियम के बाद किसकी होती है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद किसकी होगी? इंडियम के बाद गैलियम। अब कोई बच्चा कहेगा सर ये तो बिल्कुल ही चेंज हो गई। नहीं, बिल्कुल इसलिए चेंज हो गई, ध्यान रखिएगा, गैलियम जो होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। गैलियम की एल्यूमिनियम से कम होगी, क्यों होगी? उसके पीछे रीजन आपको मालूम है, यहाँ होगी गैलियम की, फिर होगी इंडियम की। तो कहने का मतलब इन दोनों में चेंजेस चलता है। क्यों चेंजेस चलता है? क्योंकि इसका साइज जो है, ओ सॉरी, इसका साइज छोटा होता है। इसका साइज छोटा होता है तो किसका हो गया ज़्यादा बताओ? इसमें यहाँ पे लेके आएगा गैलियम, यहाँ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा मैं ध्यान भूल गया, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। एक्चुअली में कैसे याद आया ये, मान लीजिए आपको भी ध्यान भूल गया, आप तो कैसे याद करेंगे इसको?
गैलियम और एल्यूमिनियम का साइज देखो पहले, इसमें जिसका साइज छोटा होगा, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे से पूछता हूं इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसका ज़्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज गैलियम का ज़्यादा होगा। सारे बच्चे जानते हैं जेड स्टार जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जैसे 11th वाले अभी बच्चे नहीं जानेंगे क्योंकि 3rd चैप्टर में पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, तो ध्यान रखिएगा जेड स्टार जितना ज़्यादा होता है उसका साइज़ उतना ही कम होता है। मान लीजिए मैं किसी बच्चे से पूछूं लेफ्ट टू राइट चलने पे जेड स्टार क्या होगा, तो आप क्या कहने वाले हो, क्योंकि साइज़ डिक्रीज़ करता है, इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड जेड स्टार की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाती है, तो साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ करता जाता है। अब जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मतलब इसका साइज छोटा हो जाएगा। अब इसका साइज छोटा हो गया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत टिपिकल है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी और गैलियम और एल्यूमिनियम का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये यहाँ तक हमने कर लिया था कल सारा कुछ। अब जरा थोड़ा कंपाउंड्स पे आते हैं। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। देखिए एक चीज़ और बेसिक बताऊंगा आपको। बेसिक क्या है, मान लो मैं किसी बच्चे से पूछूं, ग्रुप 13 हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप 13 में अभी इसको कंपाउंड पे आते हैं, पहले और भी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें बेसिक बताता हूँ। बेसिक इन द सेंस, मान लो जनरल नॉलेज में ही क्वेश्चन आ गया आपका कि भाई एल्यूमिनियम का प्लेस क्या है। एल्यूमिनियम इज द मेटल, इसका एबंडेंस क्या होता है, कितने नंबर पे आता है, कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा, हाँ कौन बच्चा बताने वाला है। एल्युमिनियम का प्लेस क्या होगा एबंडेंस में। एबंडेंस के मामले में पूछ रहा हूँ, नंबर 1 होगा, नंबर 2 होगा, नंबर 20 होगा, कौन सा होगा, बोलते जाइएगा। एक चीज़ और हो सकता है एक आध बच्चे से गलती हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं, खूब गलती करो, जितनी गलती करनी है मेरी क्लास में करते रहो, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है, बस आप बताते ज़रूर चलो जिससे मुझे मालूम पड़े कि हाँ आप चाय पीने नहीं गए हो, यहीं पे हो। तो चलो फिर फ़िलहाल बताओ कि एल्युमिनियम का कौन सा प्लेस पड़ता है यहाँ पे। अरे भैया गुड नाइट करेंगे वंश, थोड़ा सा गुड इवनिंग कर लेते हैं, पहले आओ जरा फटाफट बताओ। तो एल्युमिनियम का अगर एबंडेंस के मामले में देखें, ध्यान दीजिएगा जरा, एलिमेंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ होता है ऑक्सीजन, फिर होता है कौन सा, सिलिकॉन, फिर होता है एल्यूमिनियम, फिर होता है आयरन। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट की अगर मैं बात करूं एलिमेंट, तो सबसे पहले ऑक्सीजन होता है और इसका नंबर रहता है 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन दी अर्थ। लेकिन मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा होता है, तो मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा होता है मालूम है आपको, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल, यानी कि इसका नंबर 1 पोजीशन पड़ता है। एक आध बच्चे को लगता होगा भाई हमारे जो है यहाँ तो मोस्ट अबंडेंट या हर जगह पाया जाता होगा तो आयरन पाया जाता होगा, लेकिन नहीं, आयरन नहीं पाया जाता है, एल्युमिनियम आयरन से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो दोनों बातें क्लियर हो गई। ये एलिमेंट की बात चल रही है। मान लो अगर मोस्ट अबंडेंट मेटल पूछ लें तो कौन सा होगा, एल्युमिनियम। ये बेसिक आपको ध्यान रखना है। और चीज़ बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे देखिए मान लो हम बात कर रहे थे बोरॉन की, बोरॉन के रिएक्शन विद हैलाइड की बात करें हम लोग, ठीक है। कल हम लोग रिएक्शन करा रहे थे, वैसे तो हैलोजेंस की कर भी लिया था डिस्कशन, लेकिन वो जल्दी हो गया था, तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लो हम बोरॉन के ही लेकर के काम कर लेते हैं। चलो कौन बच्चा बताएगा सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन सा होगा, विच वन इज़ द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। सबसे ज़्यादा कोवलेंट कौन सा होगा इनमें से, कौन बच्चा बता रहा है, फजान रूल लगाओ भाई, फजान रूल। मोस्ट कोवलेंट कौन सा होगा, बोलते रहो, फजान रूल लगा करके फटाफट से बताओ। मोस्ट कोवलेंट इनमें से कौन सा होगा, Bi3, बिल्कुल सही।
Bi3 मोस्ट कोवलेंट होगा। आपको कैसे पता लगा? फजान रूल कैसे लगाते हो आप लोग? स्मॉल साइज कैटाइन, ठीक है, लार्ज साइज एनाइन, लार्ज साइज एनाइन। ध्यान दीजिएगा जरा, स्मॉल साइज कैटाइन क्या होता है? मान लो इसमें एक चीज तो फिक्स रहेगी, दूसरी चीज वेरिएबल रहेगी। अब इसमें फिक्स क्या है, मान रहे हो आप लोग? ये बोरॉन इसमें फिक्स है, सब में फिक्स है, तो इसका तो साइज घट बढ़ नहीं रहा, बिल्कुल फिक्स है, कांस्टेंट है। अब फिर आप किससे चेक करोगे? ये तो जा नहीं रहा, फिर आप एनाइन से चेक करोगे। तो एनाइन का साइज इसमें बड़ा, किसमें? आयोडीन में बड़ा है। आप लोग सारे बच्चे जानते हो डाउन दी ग्रुप चलने पर साइज इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे ये कोवलेंट हो गया। तो जब ये कोवलेंट हो गया तो साइड में ये क्या होने वाला है हमारे पास? आयोनिक हो गया। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। दिस इज द कोवलेंट, दिस इज द आयोनिक। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो बोरॉन के कंपाउंड हैं, यानी कि ग्रुप 13 के जनरली कंपाउंड्स जो होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। क्यों होते हैं भाई? दे ऑल ऑफ आर द लुईस एसिड। व्हाई? बिकॉज लुईस एसिड ये क्यों है? क्योंकि देखिए, मान लीजिए हमारे पास बोरॉन है, बोरॉन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 3 है। 3 का मतलब लाइक दिस। अब कोई हैलोजेंस है, मैं एक्स मान के कर लेता हूँ इसको। हैलोजेंस के 7 होते हैं, आप लोग जानते ही हो। जैसे मान लीजिए मैं फ्लोरीन की बात करूँ तो फ्लोरीन का मेरे पास एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 9। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं बात करूं तो कितना होगा? 7। तो मुझे 7 इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6 7, है ना? 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या हुआ? इसने अपना लिया ऑक्टेट कंप्लीट, इसने लिया बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट, बोरॉन से इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कंप्लीट। अब बोरॉन क्या करेगा? एक एक से शेयरिंग करेगा। मान लीजिए अगर ये शेयरिंग करता है तो भी आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इसके में? 6। अगर ये शेयरिंग करता है तो शेयरिंग के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हुए इसके? 6। इस चीज को हम ऐसे भी तो बोल सकते थे। अब देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रह गई इसमें। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो इसके केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन सा है भाई? लुईस एसिड क्या होता था? लुईस एसिड, जैसा आपने पढ़ा था, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं दैट इज कॉल्ड द लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस बेस। तो मैं किसी बच्चे से पूछूं सबसे ज़्यादा लुईस एसिड कौन सा है इसमें, अब आपको वो क्वेश्चन बताना है, विच वन इज द मोस्ट लुईस एसिड? सबसे ज्यादा लुईस एसिड कौन सा होगा? हाँ जी, कौन बच्चा बता रहा है? जल्दी जल्दी बताओ भाई, गलत सही का मत सोचो। अभी सीखने में कभी भी गलत सही का मतलब नहीं सोचा जाता है कि मैं बोल रहा हूं तो कहीं गलत ना हो जाए, ऐसा मत सोचना। तो फिर बोलते चलो, बताओ फिर क्या होने वाला है। हाँ जी दिव्यांश, गुड इवनिंग। हाँ जी, अरे वंश, वेरी गुड, अरे बिल्कुल सही है भाई, ये तुमने तो फटाफट बोल दिया, इसका मतलब तो जानते हो। प्रांजलि का भी आंसर आ गया भाई, BF3 आया है प्रांजलि का। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं अपना अपना बताते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सही गलत की टेंशन नहीं लेनी है। अभी आप सारे बच्चे लर्निंग फेज में, ठीक है, और हमेशा ही लर्निंग फेज में रहते हैं। एक आध हो सकता है गलत होगा, सही भी होंगे, टेंशन ना लो, बहुत सारे सही होने वाले हैं। हाँ जी साक्षी, मोस्ट लुईस एसिड Bi3 होगा, बिल्कुल सही है। तो देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दूंगा, बताना आपको ही है। हिंट दूंगा मैं, ध्यान रखिएगा, बताना फिर आपको ही है। अब कैसे बताएंगे इसको? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास ये आए हुए हैं और इसमें हमें बताना है कि भाई सबसे गरीब कौन है। गरीब का मतलब ऐसे समझिए लुईस एसिड कौन सा है, मतलब जो ज़्यादा गरीब होगा वही लुईस एसिड है और जो ज़्यादा अमीर होगा वही लुईस बेस है। अब गरीब का हमें देखना है, गरीब का पता लगाना है। तो गरीब का कैसे पता लगाएंगे कि जैसे मान लो यहाँ पे एक बोलते हैं बैक बॉन्डिंग,
अब ये बैक बॉन्डिंग क्या होती है वो समझिएगा। जैसे मान लो यहाँ बोरॉन का कितना होता है 2p1, नहीं जानते हो तो थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ कहाँ से ले रहा हूँ मैं इसको, यहाँ से है ना, 1s2 2s2 एंड 2p1 होता है। तो हमने यहाँ से तो इसका लिया 2p1, फ्लोरीन का कितना होता है 2p5, इसका कितना हो गया 2p1, इसका कितना हो गया 3p5, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, वैल्यू किसकी इंक्रीज कर रही है, इधर हैलोजेंस की। तो यहाँ पे क्या है 2p1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4p5, यहाँ पे क्या है 2p1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5p5। अब देखना जरा, जब यहाँ पर शेयरिंग हो रही थी इधर ऐसा करके, तो इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये बोरॉन क्या कहेगा कि भैया ज़रूरत पड़ने पर साइड वालों से कहेगा भैया दे दो, लोन दे दो, फिर वापस कर देंगे, ऐसा करके बोलेगा, क्योंकि इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है थोड़ा सा। तो ये इनसे लोन लेता है, तो जो लोन लेने का तरीका है उसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब यानी कि मान लीजिए इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके बचे थे, 7 टोटल इलेक्ट्रॉन थे, तो यहाँ शेयरिंग हो गई, अब 6 बचे। अब ज़रूरत पड़ने पर बोरॉन किसी से भी ले सकता है, अब ले सकता है तो उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं भाई बताओ इनमें सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग किसकी होगी, मैं आपको वहीं तक पहुंचाऊंगा, क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचाऊंगा। आप मुझे ये बता दीजिए यहाँ पर अच्छे दोस्त कौन कौन से हैं, मतलब इसमें दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो रही है, बैक बॉन्डिंग यहाँ ज़्यादा अच्छा कर सकता है बोरॉन, या आयोडीन से ज़्यादा अच्छा करेगा, आयोडीन के साथ बैक बॉन्डिंग अच्छा बनाएगा या फिर ऐप के साथ बनाएगा, कौन बच्चा बताएगा। बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव किस में होगी, हाँ जी भैया, बैक बॉन्डिंग इसमें इफेक्टिव किस में होने वाली है, इसमें या इसमें। बैक बॉन्डिंग क्या होती है बताया अभी केमिस्ट्री में, एक केमिस्ट्री में तो क्या जनरल में समझिए, लोन लेने वाली चीज़ को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। मतलब ज़रूरत पड़ गई तो वो साइड से अपने हेलोजन से ले लेगा कि भैया दे दो, कुछ दिन बाद हम लौटा देंगे, ऐसा करके, क्योंकि अभी इसको ज़रूरत है। दिस इज़ द लुईस एसिड, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, मतलब गरीब आदमी। तो अब थोड़ा सा बताइए इन दोनों में, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन में से बैक बॉन्डिंग किस में होने वाली है। हाँ बिल्कुल सही है, हाँ बैक बॉन्डिंग, साक्षी बिल्कुल सही है। बैक बॉन्डिंग देखो भैया ऐसा है, आप समझिए, ये आपके क्लास के फ्रेंड हैं, मान लो वंश जो है, वंश ने फ्रेंडशिप कर ली ललित के साथ, तो एक ही साथ के लोग हैं। अब मान लो वंश ने यहाँ पे फ्रेंडशिप कर ली किसी जो क्या बोलते हैं MBA वाले लड़के के साथ, तो भैया फ्रेंडशिप जो है वो तो चलेगी नहीं ना ज़्यादा दिन, वो वाली बात अलग है कि वो करे, लेकिन जो बात ललित के साथ हो जाएगी, क्योंकि एक ही क्लास के हो ना, वो बात यहाँ नहीं होने की, क्यों नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा साइज हैवी है ना, तो मतलब व्यवस्थाएं सही नहीं होंगी, समझ रहे हो आप लोग। तो मेरी बात समझिएगा जरा, बैक बॉन्डिंग कहाँ पे होती है, जहाँ पर नियरली एनर्जी का डिफरेंस कम होना चाहिए, मतलब होना नियरली सेम होनी चाहिए, साइज लगभग सेम होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैच कर रही हैं, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ये तो छोटा है, ये बहुत बड़ा है, हैवी मान। तो मान लीजिए यहाँ बैक बॉन्डिंग कैसे होगी, बोरॉन तो बेचारा डरेगा, बोरॉन कहेगा भैया मुझे इससे नहीं लेना, और मैं कहूँ या ना कहूँ 1 रुपये की ज़रूरत है, समझ लो ना। तो कहने का मतलब यहाँ ये बोरॉन आयोडीन से नहीं लेगा। कोई बच्चा कहेगा सर समझ में नहीं आया, तो देखो समझने के लिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उसका साइज़ बड़ा होता है। तो इसका साइज़ बड़ा है आयोडीन का, बोरॉन से बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ है। तो बोरॉन क्या कहेगा, 2 रुपये दे दो, ज़रूरत है, नहीं कहेगा, कई बार तो मांगेगा ही नहीं, 1 2 5 रुपये की ज़रूरत होगी लेगा ही नहीं, क्योंकि वो सोचेगा यार मालूम नहीं देंगे नहीं देंगे, मैं ज़रा पैदल ही चल लेता हूँ, ठीक है। तो रिक्शे वाले के लिए भी 10 रुपये मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कहेगा नहीं मैं नहीं ले रहा, उधर कर लेता हूँ। इधर ये क्लासमेट हैं, आपस में कहेंगे कि हाँ जी मैं मुझे 5 रुपये दे दो, 5 का सिक्का दे दो, कल दे दूंगा, मतलब 5 रुपये भी शेयर कर लोगे तो कर लोगे ना, तो इधर क्या है ये बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहाँ पे थोड़ा बचने की कोशिश करोगे, क्यों, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, तो थोड़ा बोल नहीं पाओगे, कई बार ऐसा होता है जनरल तौर पे, है ना। एक्सेप्शनली तो आप सोचो तो कुछ भी बोल दोगे, कोई बच्चा कहेगा मैं तो कुछ भी बोल देता हूँ, तो वो बोल सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्शन में आता है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जो आता है वो ऐसा नहीं होता है, एलिमेंट थोड़ा देख करके बात करते हैं कि भाई कहाँ पे हो जाएंगे। अब बताओ सबसे ज़्यादा गरीब कौन रह गया, ये वाला रह गया या ये वाला रह गया,
क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछूंगा, कौन बच्चा बताएगा? गरीब कौन सा भैया? बैक बॉन्डिंग बिल्कुल सही है, BF3 बैक बॉन्डिंग होगी। गरीब कौन सा रहा, जल्दी बताओ, मतलब लुईस एसिड कौन सा है? हाँ जी, कहाँ गायब हो गए? अरे भाई जल्दी आओ, खाना खा पी के रेडी रहा करो, एनर्जी के साथ बोला करो थोड़ा। अभी भी आंसर नहीं आया? हाँ, तनिष्का ने बता दिया भाई, गरीब सबसे ज़्यादा BI3 होगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो समझ रहे हो ना मेरी बात आप लोग? इधर इसने मांगे नहीं तो आप तो मांगते रहना, समझ रहे हो? बैक बॉन्डिंग कर लिया करो कभी कभार, मतलब थोड़ा एक्सेप्शन में चले जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ज़रूरत पड़ा करे किसी से भी मांग लिया करो, चलते हुए मत मांग लेना, कुछ लोग मीन्स अलग निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है? तो जब भी मतलब आप जानते हो किसी को तो मांग लिया करो, ज़रूरत पड़ने पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा एलिमेंट नहीं करते, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा गरीब रह जाएगा। क्यों गरीब रह जाएगा? क्योंकि ये मांगेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन। अब मांगे नहीं इसने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा बनी रही, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा बने रहने की वजह से सबसे ज़्यादा लुईस एसिड होगा। ये चीज़ अगर आप लोग GOC में पढ़ रहे हैं तो GOC में इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रोफाइल बोला जाता है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी ये ज़्यादा होगा, ना कि वो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है? अभी 11th वाले बच्चों को ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा, बस इतना समझिएगा कि इसमें लुईस एसिड कौन सा होगा, ये वाला है ना, क्योंकि आप लोगों का ना एक हाइड्रोकार्बन से पहले GOC पढ़ती है सेकंड बुक में, वहाँ पे समझ में आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा इतना समझ में आ रहा है आपको, लुईस एसिड है तो मतलब सही है, चलता है काम, चलेगा दौड़ेगा। तो यहाँ तक क्लियर है अपनी बात? दिस इज द लुईस एसिड। और बैक बॉन्डिंग किस में होने वाली है? उधर। बैक बॉन्डिंग का क्वेश्चन आ जाए तो ये लगा के आना है, लुईस एसिड का क्वेश्चन आ जाए तो ये लगा के आना है। क्यों? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है? एक चीज और, अभी मैं बेसिक पे ही बात करता हूं, तब मैं कंपाउंड पे आऊंगा, क्योंकि छोटी मोटी चीजें बेसिक से बड़े क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि भाई बताओ, एक हमारे पास ये है और एक हमारे पास ये, इन दोनों में से कौन एग्जिस्ट करेगा और क्यों करेगा? विच वन इज द मोर स्टेबल? इन दोनों में से स्टेबल कौन सा है? 1 2 में से कौन बच्चा बता रहा है? इन दोनों में से विच वन इज द मोर स्टेबल? स्टेबल कौन सा है बताओ? हाँ जी, अभी आंसर नहीं आया आपका? अरे भैया कहाँ चले गए? जल्दी बताओ आंसर क्या होगा? अरे वंश बताओ भाई, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? मैं कम बताऊंगा, आप पूछूंगा ज्यादा, क्योंकि आपको वहां तक ले जाना है, सारी सिस्टम को चीजें बताते हुए, कहाँ क्या कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, क्या होता है। तो फटाफट अभी आंसर आ गया साक्षी का, मोर स्टेबल। अच्छा, रीजन नहीं बताया आपने साक्षी, ये बिल्कुल आपका सही है, ये मोर स्टेबल है। रीजन तो बता दो थोड़ा सा, इसका रीजन क्या होगा साक्षी? उमा हाँ, अभी ट्राई, उमा अभी बताएंगे, अभी ये वाला सही है, ठीक है? ट्राई कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ बच्चे तो ट्राई नहीं कर रहे, हो सकता है यार मालूम ही नहीं है। नहीं करते रहो, क्या दिक्कत है? चलो भाई, ट्राई करने में क्या जा रहा है, बताते रहो। हाँ जी साक्षी, ये बताओ, ये स्टेबल है, ये तो बात सही है, लेकिन रीजन नहीं बताया क्यों स्टेबल है, वो क्यों अनस्टेबल हो गया? हाँ जी, AlF6, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो बताओ जरा, ये 2 नहीं है, ये 1 2 में से पूछा है ना, बिल्कुल ये सही है आपका आंसर। लेकिन थोड़ा सा मुझे कौन बताएगा बच्चा, ऐसा क्यों हो गया? ये सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल है, ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? रीज़न बताओ, कौन बच्चा बता रहा है? हाँ जी, रीज़न क्या होगा? कोई बच्चा बता रहा है रीज़न? अरे भैया रीज़न बता दो जरा थोड़ा।
बताओ बताओ, बोरोन की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से बोरोन एनामलस प्रॉपर्टीज शो करता है, एनामलस बिहेवियर शो करता है। एनामलस का मतलब क्या होता है, बाकी के एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टीज शो करना, उसको क्या बोलते हैं, एनामलस बिहेवियर ऑफ बोरोन। तो उसी की वजह से ऐसा हो रहा है। तो बताओ क्या 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 ऐसा कौन सा रीजन है। मोर स्टेबल बिकॉज इट हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही है साक्षी, बिल्कुल सही है, बिकॉज इसका वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, लेकिन बोरोन में ये अपना एक्सपेंड ही नहीं कर सकता ऑक्टेट को, जिसकी वजह से ये K6 में नहीं जा सकता। मतलब ये जान रहे हो आप, इसकी कोवलेंसी 6 नहीं हो सकती है, इसकी ग्रेट एक्सटेंट पे जो कोवलेंसी होती है, मतलब कितना एग्जिस्टेंस पे रह सकता है, तो 4 हो सकती है। समझ रहे हो ना आप लोग, क्योंकि एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल। बट अगर बोरोन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब में डी ऑर्बिटल पाई जाने की वजह से ये हेक्सा मतलब 4 के बियॉन्ड भी जा सकती है और 6 तक जा सकती है। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई। दिस इज द मोर स्टेबल ड्यू टू वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, है ना। ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है बट ये नहीं कर सकता। चलिए एक क्वेश्चन और है। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम कोवलेंट होता है, ठीक है। अब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, जैसा मैंने कल आपको बताया था, और ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। अब ये दिव्यांश के लिए क्वेश्चन, सब बच्चों के लिए क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा 11 से कम पूछेंगे। अब रीज़न क्या है, क्योंकि इन्होंने अभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं पढ़ रखे हैं। 12th क्लास में आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अच्छा हाँ, 12th वाले बच्चे बता सकते हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्या है, कोवलेंट है। कोवलेंट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं होती है, बट इसका एक्वस सॉल्यूशन देखा जाए तो वो उसमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस हो जाती है, नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं। तो कौन बच्चा बताएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। शायद आपको याद हो इस बार नीट में इसी तरीके का क्वेश्चन आया था, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा। अब ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रखता है, इस फेज में नहीं रखता है। इसके एक्वस सॉल्यूशन, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इज द कोवलेंट इन नेचर, ठीक है, बट इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज, इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी का। कौन बच्चा बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, भाई बताओ, बता रहे हो आप लोग, कौन बच्चा बताएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। चलो फिर मैं ही बता रहा हूं, आंसर दे रहे हो आप लोग। चलो देखो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3d2। अब कोई बच्चा कहेगा सर समझ में नहीं आया। देखिए होता क्या है, ये कैसा लीगेंड है, यहाँ पे ध्यान दें, 12th वाले और 12th के बाद वाले, 11th वालों को अभी इसके बाद समझ में आएगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, ये वीक लीगेंड है, वीक लीगेंड में पेयरिंग नहीं होती है। मान लीजिए अगर 3 हैं तो फिर वो आगे वाले ही भरे जाएंगे, समझ रहे हो ना, इस तरीके से। तो कौन सा इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल टेक पार्ट करते, उसके केस में हम लोग क्या बोलते, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता। अब चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे अब इसके कंपाउंड्स पे आते हैं, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन। ठीक है, अगर हम लोग कंपाउंड्स ऑफ बोरोन की बात करेंगे तो नंबर 1 है हमारे पास बोरेक्स। देखो बोरेक्स के अगर फॉर्मूले की बात करें तो होता है Na2B4O7.10H2। जनरली तो ये नेचर में पाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक इसको बनाया भी जा सकता है, प्रिपेयर भी किया जा सकता है। ठीक है, हाँ देखो वैसे बोरेक्स एक्चुअली में नेचर में पाया जाता है, जैसा कि मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और भी कई जगह पाया जाता है ना। और मैंने अभी आपको बताया पूगा लेक पूगा वैली है लद्दाख में, वहाँ पाया जाता है। सांबल लेक है राजस्थान में, वहाँ पे पाया जाता है नेचर में। फिर भी इसको हम कैसे बनाते हैं वो समझिएगा। नंबर 1 है हमारे पास जनरल प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, तो एक कोलेमेनाइट होता है, कोलेमेनाइट क्या है हमारे पास, Ca2B6
O11 प्लस इसको क्या करते हैं Na2CO3 से ट्रीट करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कराते हैं। सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट करने पर हमारे पास बनता है Na2B4O7 प्लस NaBO2, इसको सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं, प्लस CaCO3 का PPT आ जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100% हमें बोरेक्स नहीं मिलता है क्योंकि साइड प्रोडक्ट सोडियम मेटाबोरेट बनता है, तो उसमें से भी हम फिल्टर करके दोबारा से, है ना, रिसाइकल प्रोसेस अप्लाई करके इसमें CO2 मदर लिक्विड बोलते हैं उसको, वो अप्लाई करके फर्दर इसकी रिएक्शन कराते हैं CO2 से। यहाँ पर मैं नंबर ऑफ मोल्स बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, इस बात का आप सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। तो देखो इसमें क्या बनता है हमारे पास Na2B4O7 बोरेक्स के साथ साथ बनता है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़ किए जाएंगे जिसकी वजह से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपने देखा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड कौन सी हमारी, फ्रॉम कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट को जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है, बोरेक्स प्लस सोडियम मेटाबोरेट। ये क्योंकि 100% इस रिएक्शन में नहीं पाया गया जिसकी वजह से हम लोग इसको फर्दर ट्रीट कराते हैं CO2 से और हमारे पास बोरेक्स बनता है, ठीक है। थर्ड वाली प्रिपरेशन मेथड इसमें क्या है, इसको 1 मानिए तो 1 चलेगा, नहीं तो 2 भी मान सकते हैं, ठीक है। थर्ड वाली प्रिपरेशन मेथड में ऑर्थोबोरिक एसिड H3BO3 का जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट कराते हैं तो बनता है हमारे पास Na2B4O7, ठीक है, Na2B4O7 प्लस साइड प्रोडक्ट आप जानते ही हो CO2 प्लस H2 चलेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 प्रिपरेशन मेथड है। सबसे पहले कौन सा है, कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट को किससे ट्रीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट के साथ, बना साइड प्रोडक्ट ये बना, इसमें से निकालेंगे फर्दर CO2 से ट्रीट करेंगे, ये क्या बना, बोरेक्स बना। थर्ड वाला क्या है, ऑर्थोबोरिक एसिड है। ऑर्थोबोरिक एसिड को जब सोडियम कार्बोनेट से ट्रीट कराते हैं तो हमारे पास बनेगा बोरेक्स, ठीक है। इसकी 3 प्रिपरेशन मेथड है, वैसे नेचर में ज़्यादातर पाया जाता है, फिर भी हम इसको ऐसे करके बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अब देखिए क्या होता है, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉल्युबल होता है वाटर में एंड सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, लेस सॉल्युबल, ऐसे बोलो तो ज़्यादा समझ में आएगा, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर while more soluble in hot water, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है कि मतलब अगर ठंडा पानी है तो उसमें कम सॉल्युबल होगा, अगर हॉट वाटर है तो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, ठीक है। अब हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन कर रहे हैं तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्वेश्चन ये है कि बताइए इसको वाटर में डाला जाएगा तो कैसा होगा ये, मतलब एल्कलाइन होगा, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे। 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है कि इसको जब हम वाटर में डालते हैं तो कौन से नेचर का होता है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दिस। कौन बच्चा बता रहा है, हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है। अरे भाई कहाँ गए, चाय मत पीने बैठ जाना, अभी खाने का टाइम होगा, जल्दी बताओ फटाफट से। इसका एक्वस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एसिडिक, बेसिक, इट विल एल्कलाइन इन नेचर, बिल्कुल सही है, ये एल्कलाइन इन नेचर होगा, बिल्कुल सही है साक्षी का आंसर। देखो जब हम इसको बोरेक्स को वाटर में डालते हैं,
हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमारे पास क्या बनता है मालूम है आप लोगों को? एक तो ऑर्थोबोरिक एसिड बनता है प्लस एक एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब इसमें डोमिनेंसी किसकी रहेगी? ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस की डोमिनेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे? बोरेक्स इज द एल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट। अगर बोरेक्स को हम हीट करें Na2B4O10.10H2O, अगर मान लो इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे। फिर फर्दर हीट कर देते हैं तो हीट करने पर ये थोड़ा सा स्वेल्स अप होता है पहले। ठीक है, थोड़ा स्वेल्स अप होगा, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स निकलने पर हमारे पास सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। ठीक है, ये क्या बनाने के काम में लाया जाता है? ये बोरेक्स बीड बनाने के काम में लाया जाता है। ये बोरेक्स बीड क्या होती है? बोरेक्स बीड का मतलब जब ट्रांजिशन एलिमेंट को बुनसन बर्नर में हीट करते हैं बोरेक्स बीड की प्रेजेंस में, तो वहाँ पर दे विल गिव दी कलर्स। ठीक है, ये ट्रांजिशन मेटल का डिटेक्टिव टेस्ट होता है और ये बोरिक एनहाइड्राइड बोल रहे हैं। ठीक है, एनहाइड्राइड मतलब इसमें इस तरीके की लिंकेज होती है, इस तरीके की, है ना। तो ये एनहाइड्राइड लिंकेज हो गई नहीं हो गई? जैसे हम लोग ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरीके से करते थे ना, ये एनहाइड्राइड बना करके लाइक दिस, सेम इस तरीके की लिंकेज को हम एनहाइड्राइड बोलेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये जो बोरेक्स बीड बनाने के काम में लाया जा रहा है सोडियम मेटाबोरेट, और अगर हम देखें जैसे कॉपर के साथ इसको ट्रीट करें तो कॉपर के साथ कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, तो ये समझ में आया आपको? बोरेक्स बीड टेस्ट बनाने के काम में लाया जाता है बोरेक्स को, यानी कि ट्रांजिशन मेटल्स को कलर जिसके आते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। अब कौन बच्चा बताएगा इसमें बोरेक्स बीड टेस्ट किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? बोरेक्स बीड टेस्ट किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? कौन बच्चा बताएगा? हाँ जी बताओ, बोरेक्स बीड टेस्ट किसके लिए अप्लाई नहीं होगा? बताओ बताओ बताओ। अरे कहाँ गए भाई 11th वालों? आपको तो ध्यान रखना है। अब ये नहीं मैंने एक बार एक क्वेश्चन में बोल दिया भाई 11th वालों का काम नहीं है। नहीं नहीं, 11th वालों का तो बहुत काम है, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। हाँ जी, कौन बच्चा बता रहा है इसमें कौन सा वाला एलिमेंट बोरेक्स बीड टेस्ट नहीं देगा? हाँ जी, कोई बच्चा बता रहा है? हाँ, एक दो ऑप्शन तो आए। Pb+2 नॉट अप्लाइड फॉर बोरेक्स बीड टेस्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। पीवी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बोरेक्स बीड टेस्ट किसके लिए अप्लाई होता है? ओनली फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। बोरेक्स बीड टेस्ट एप्लीकेबल ओनली फॉर ट्रांजिशन मेटल्स। अब ये पीवी किसके लिए? पीवी तो एक ग्रुप किसका है? पीवी लोक एलिमेंट का है, 14 का है। ठीक है, कैसे है देखो, ये रहा कैटरीना सिलेजिन्स और सनी देओल कहता है कि भैया मेरा हाथ जो है वो काफ़ी 2.5 किलो का है, तो ऐसा करके इसको बोल दो, कुछ ही बोल दो, है ना। कैटरीना सिलेजिन्स सनी फाड़े ऐसा करके है, तो ये इसमें आ गया। तो ये क्या है? पी ब्लॉक एलिमेंट है। पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए तो वैलिड ही नहीं है बोरेक्स बीड टेस्ट, तो कौन से के लिए नहीं देगा? इसके लिए नहीं देगा, है ना। ये आंसर होगा। बाकी सब में देगा ही देगा, बाकी सब में टेस्ट देगा पीवी को छोड़ के। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। अब देखिए, अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे, तो पहली प्रॉपर्टीज आपको कौन सी समझ में आई?
फर्स्ट समझ में आई कि ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएं, मतलब एक्वस सॉल्यूशन की रिएक्शन कराएं, वाटर के साथ रिएक्शन कराएं, तो ये कैसे नेचर का होता है, एल्कलाइन। हमें कैसे पता लगा, हमें इसलिए पता लगा ये मोनोबेसिक बीक एसिड है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस बना, तो जो प्रॉपर्टीज डोमिनेंसी दिखाएंगी वो किसकी दिखाएंगी, यहाँ पर बेस की। इसका हीटिंग इफेक्ट ध्यान रखिएगा। हीटिंग इफेक्ट पे क्या है, पहले वाटर थोड़ा सा स्वेल्स अप होता है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स लॉस होता है, उसके बाद फिर सोडियम मेटाबोरेट बनता है जिसको हम बोरेक्स बीट टेस्ट के काम में भी लाते हैं। चलो नेक्स्ट मैं किसी बच्चे से पूछूं, इसका कोई भी बच्चा एक एक एप्लीकेशन बता सकते हो, एक दो एप्लीकेशन बता सकते हो बोरेक्स के, कौन बच्चा बताएगा इसका कौन कौन सा एप्लीकेशन होता है। बोरेक्स को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो देखो गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, प्योरीफिकेशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड को प्योरीफाई करने के काम में लाते हैं। और कौन बच्चा बताएगा कहाँ पे यूज़ किया जाता है इसका, प्योरीफिकेशन ऑफ गोल्ड। दूसरा कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बनाने में यूज़ किया जाएगा इसका। अभी हम लोग ऑर्थोबोरिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। बेल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है इसको, बोरेक्स को ऑर्थोबोरिक एसिड वगैरह में यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन में, ठीक है। तो इसके ये सारे एप्लीकेशन होते हैं। एक कंपाउंड हमारे पास कौन सा हो गया, बोरेक्स। चलो जरा दूसरा कंपाउंड कर लेते हैं। बोरेक्स के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। सेकंड वाला है हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड। देखो ऑर्थोबोरिक एसिड क्या है हमारे पास, H3BO3, ठीक है, H3BO3। चलो हाँ तीसरा वाला रह गया जो साक्षी ने बताया, बोरेक्स बीट टेस्ट में भी यूज़ किया जाता है, गोल्ड के प्योरीफिकेशन में यूज़ किया जाता है, और ऑर्थोबोरिक एसिड वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है, कई जगह इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड दिस वन। बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BOH का होल थ्राइस, बताओ क्या लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। देखो बोरॉन यहाँ पे सेंट्रल एटम है, ये रहा, हाइड्रोजन कितने हैं 3, ये रहे 3, ऑक्सीजन कितना है 3, ये रहा 3। अब मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कौन बच्चा बता रहा है, हाइब्रिडाइजेशन कौन बच्चा बताएगा, बोरॉन का, ऑर्थोबोरिक एसिड में बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, फिर शुरू करते हैं। इसकी जनरल प्रिपरेशन मेथड शुरू कर रहे हैं। हाँ जी हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, कोई बच्चा बता रहा है। अब तो 11th वाले ही बता सकते हो भाई, ऐसे नहीं चलेगा काम। अगर आप लोगों ने नहीं बताया तो मैं समझूंगा अभी आप पे आता नहीं है, और जिसने बता दिया तो फिर समझ ही जाऊंगा कि अब कर ही लेते हो आप लोग। भाई जल्दी बताओ, शुरू करते हैं इसकी प्रिपरेशन मेथड। इसको भी खत्म करेंगे आज, बोरेक्स खत्म हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड भी करने वाले हैं। इसका मैंने हाइब्रिडाइजेशन पूछा है आपसे, किसका, बोरॉन का। कोई बच्चा बता रहा है sp2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। साक्षी का बिल्कुल सही है, sp2 होगा। देखो भाई कैसे करते हो आप लोग, जैसे मान लो अगर इसको हम ऐसे बना रहे हैं तो ये मोनोवेलेंट एटम कितने हो गए हमारे पास, 3 है ना। ऑक्सीजन को नहीं काउंट करते लेकिन OH को तो काउंट करेंगे ना, ये तो मोनोवेलेंट है। तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 3, प्लस मोनोवेलेंट कितने जुड़े हुए हैं 3 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 3 का मतलब क्या हुआ sp2। तो ऑर्थोबोरिक एसिड में जो बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है, sp2, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी। जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है उसको ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं, सारे बच्चे जानते हैं। बिल्कुल सही है उमा का भी।
ठीक है, अब देखो इसकी प्रिपरेशन मेथड करते हैं। देखो जैसे मान लो एक प्रिपरेशन मेथड है हमारे पास, ये कोलेमेनाइट है, ठीक है, इसको हम SO2 से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। एक तो प्रिपरेशन मेथड हमारे पास ये होती है। तो एक ऑर्थोबोरिक एसिड बना हमारे पास। नंबर ऑफ मोल्स में बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, आपको भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें जो स्पेशल ध्यान रखना वो ये रखना है साइड प्रोडक्ट का, HSO3 बनता है। साइड प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जनरली हो सकता है स्टूडेंट को लगेगा अच्छा CaSO4 बन जाए, क्या बने क्या ना बने, तो वो आपसे कंपटीशन में पूछेगा कि बताओ इसका साइड प्रोडक्ट क्या बना। तो ऑर्थोबोरिक एसिड तो बना ही बना, इसके अलावा क्या बना, समझ ही रहे हो आप लोग। अब बोरेक्स है, जैसे दिस इज द बोरेक्स। बोरेक्स को हमने क्या किया, HCl के साथ ट्रीट कराओ, एसिड के साथ ट्रीट कराओ, HCl नहीं है H2SO4 के साथ ट्रीट कराओ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaCl तो साइड प्रोडक्ट चला जाएगा, बाकी दिस इज द ऑर्थोबोरिक एसिड। NaCl या जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से है ना, NaHSO4 Na2SO4 साइड प्रोडक्ट जाएगा। तो हम लोग एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे ऑर्थोबोरिक बोरेक्स की, तो हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्थोबोरिक एसिड बनेगा। ठीक है, समझ में आई दोनों प्रिपरेशन मेथड। फर्स्ट वाली क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं, कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट को SO2 से ट्रीट करिए इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, बनेगा ऑर्थोबोरिक एसिड। दूसरा क्या है, बोरेक्स है, बोरेक्स को एसिड के साथ ट्रीट करिए, आइदर दिस और दिस, तो बनेगा हमारे पास ये। साइड प्रोडक्ट उसके हिसाब से जाएगा कि हमने ये ले रखा है या ये ले रखा है, ठीक है। अब करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, इसमें फिर कहेंगे बोरेक्स की तरह कहेंगे, इट इज अ लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। सोपी टच होता है, साबुन की तरह, जानते हो आप लोग जैसे करते हो, बड़ा अच्छा सा लगता है, अरे बड़ा अच्छा है, वही वाला टच है, सोपी टच, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन होता है, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसमें ऑर्थोबोरिक एसिड में, तो सोपी टच बन जाता है, साबुन की तरह, ठीक। और लेस सॉल्युबल, वो वाली बात आपको मालूम ही है, लेस सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, मोर सॉल्युबल इन हॉट वाटर। अब अगर हम इसकी बात देखें, मतलब हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। और सॉरी, हीटिंग इफेक्ट की बात अगर मैं करूं आप लोगों से, तो बताओ क्या बनेगा, ठीक है। देखो हमारे पास ऑर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है। ऑर्थोबोरिक एसिड को जब हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा मेटाबोरेट। फर्दर इसको हीट कर देंगे तो बनेगा बोरिक एनहाइड्राइड या बोरिक ऑक्साइड। दोबारा से बता रहा हूँ, या तो आप बोरिक ऑक्साइड बोल सकते हो या बोरिक एनहाइड्राइड बोल सकते हो। बोरिक एनहाइड्राइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह ये एनहाइड्राइड लिंकेज पाई जाती है इस तरीके की, ठीक है। तो इसको हीट किया, फर्दर ये बनेगा, इसको फर्दर हीट कर दिया हमने तो ये बन जाएगा, इसको सोडियम मेटाबोरेट बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस की। हीटिंग इफेक्ट हो गया। दूसरा है मेरे पास रिएक्शन विद वाटर। देखिए जब वाटर से रिएक्शन करते हैं, इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, अब ये वाटर से रिएक्शन करने पर वीक मोनोबेसिक एसिड होता है।
हमें दिखने में क्या लग रहा है, बेसिसिटी कितने दिखने में लगेंगी? अच्छा बेसिसिटी होती क्या है? OH नंबर, OH कितना है इसमें आपको दिखने में लगेगा 3 है। तो कोई बच्चा सोचेगा ट्राई बेसिक एसिड है, नहीं, दिस इज द वीक मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब क्या है? इसमें केवल और केवल एक ही OH रहेगा, फिर 2 OH कहाँ चले जाएंगे? 2 OH चले जाएंगे इसकी H बॉन्डिंग में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने डायमेंशनल होगी? कितने H उसमें टेक पार्ट करेंगे? 2 OH टेक पार्ट करेंगे। दैट्स वाई इट फॉर्म द 2 डायमेंशनल H बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये 2 डायमेंशनल। एक चीज और मैं अभी आपको बार बार बता रहा हूं, कैसा है ये? वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी होने वाली है? ओनली 1। अब ये जनरली जो एसिड होते हैं वो आरएनएस का बिहेव शो करते हैं। आरएनएस क्या कहते थे? एसिड क्या होते हैं? एसिड मीन्स विच फर्नेसेस H+ आइंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डालने पर हाइड्रोनियम आइन बनाएंगे, H+ आइंस रिलीज करेंगे, दैट इज कॉल्ड द एसिड। और जो OH आइंस रिलीज करते हैं दैट इज कॉल्ड द बेस अकॉर्डिंग टू आरएनएस। अगर लेकिन ये यहाँ पे किसका काम करेगा? आरएनएस को फॉलो कर रहा है या लुईस को फॉलो कर रहा है? इट फॉलो द लुईस एसिड। व्हाई? बिकॉज आप लोग जानते हो अभी हमने BF3 का एक क्वेश्चन लिया था, BF3 में भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें भी 6 बन रहे थे। तो ये वाटर में से क्या करेगा? मान लो वाटर ऐसा है तो थोड़ा सा आप ऐसे लिखा करिए जिससे ज़्यादा समझ में आए। अब इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल है। अब वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये एज ए एसिड है, कौन सा? लुईस एसिड है। लेकिन जनरली हम क्या सोचते थे कि भाई कोई वाटर में रिएक्शन करा रहा है तो वाटर में H+ आइंस रिलीज करेगा, इसकी वजह से एसिड है। लेकिन यहाँ ये रिवर्स थोड़ा बिहेवियर शो करेगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा। किसको एक्सेप्ट करेगा? OH को। और एक्सेप्ट करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो बात समझ में आई आपको? इसकी कोवेलेंसी कितनी है? मान लो अगर आपसे कोई पूछे कोवेलेंसी कितनी होगी? कोवेलेंसी का मतलब क्या है? कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो इसकी कोवेलेंसी भी 4 होगी। तो एक बात समझो, क्या मैं समझाना चाह रहा हूं, आपसे क्वेश्चन आएगा दिस इज द एसिड, व्हाई? तो आपको ये नहीं बोलना है इट रिलीजेस हिज H+ आइंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। आपको क्या बोलना है? इट एक्सेप्ट OH आइंस फ्रॉम द वाटर। It act as the acid because of it accept OH ions, OH negative ions, क्योंकि ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से यहाँ एक्सेप्ट करेगा और इसमें कन्वर्ट हो गया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया इस फॉर्म में। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को? तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि ये वीक एसिड है, मोनोबेसिक वीक एसिड। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं इसका। अब देखो, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई वाटर में ये गया तो ये प्रोटॉन डोनर होगा, ऐसा करके हम सोच रहे थे। प्रोटॉन किसको बोलते हैं? H+ आइंस को। P तो रिप्रेजेंटेशन होता ही है, प्रोटॉन हम H+ आइंस को बोलते हैं। तो क्या आप लोग देख रहे हो इट इज अ प्रोटोनिक एसिड और नॉट? कौन बच्चा बताएगा क्या ये प्रोटोनिक एसिड है या नहीं है? प्रोटॉन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, नहीं देगा? कौन बच्चा बताएगा ये प्रोटॉन देगा नहीं देगा? एक्वस सॉल्यूशन में ये प्रोटॉन देगा नहीं देगा? इज इट प्रोटोनिक एसिड और नॉट? मतलब प्रोटॉन रिलीज कर रहा है ये, हम क्या कहेंगे बताओ? तो ये प्रोटॉन रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं दिस इज नॉट प्रोटोनिक एसिड। जनरली जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? वाटर में H+ आइंस रिलीज करते हैं। रिलीज करने की वजह से दे विल बी द प्रोटोनिक एसिड, वाइल इन द केस ऑफ दिस वन it is not protonic acid because it do not release H+ ions in the aqueous solution। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि भाई इसकी स्ट्रक्चर बनेगी तो ये कुछ ट्राइगोनल प्लेनर बननी चाहिए, है ना? लेकिन क्या है कि ये लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाने की वजह से इसमें क्या होता है कि 2D H बॉन्डिंग होती है और ये हेक्सागन टाइप की बनती जाती है। समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ, ये हेक्सागन बनती है। मतलब क्या? मतलब ऐसा कि इसमें एक बोरॉन पे प्रेजेंट 2 OH जो हैं वो तो H बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते रहते हैं। H बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की वजह से ये लेयर्ड स्ट्रक्चर, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनती जाती है। ठीक है,
एक OH बचता है जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, यानी कि H बॉन्डिंग नहीं बनाता। अब नहीं बनाता इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, हाँ इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना रहा है। तो वीक मोनोबेसिक एसिड, दिखने में तो हमें 3 OH लग रहे हैं लेकिन 3 नहीं है, ट्राई बेसिक नहीं है, वीक मोनोबेसिक एसिड। बात समझ में आई आप लोगों को? अच्छा, हेक्सागोनल लेयर्ड स्ट्रक्चर किसकी होती है, ऑर्थोबोरिक एसिड, सोपी टच होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसका टाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ऑर्थोबोरिक एसिड वीक एसिड होने की वजह से ये क्या करता है कि एल्कली के साथ एंड पॉइंट का टेस्ट नहीं देता है। एक टाइट्रेशन होता है, इसको एंड पॉइंट देने के बाद वो टाइट्रेशन कंप्लीट होता है, लेकिन क्योंकि ये NaOH के साथ रिएक्शन इफेक्टिवली नहीं करता है, या फिर ऐसे एसिड जिनके साथ OH 1 नंबर में होता है उनके साथ भी इफेक्टिव की बात चल रही है, एंड पॉइंट की बात चल रही है। कुछ देर बाद तो मैं इसी के साथ टेस्ट करवाऊंगा इसका। यहाँ पे बात चल रही है एंड पॉइंट किसके साथ देता है, किसके साथ सेटिस्फाई नहीं होता है एंड पॉइंट को देने के लिए। तो देखो क्या होता है, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, नहीं तो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसमें मोनो OH वगैरह होते हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता है या एंड पॉइंट नहीं बनाता है। अब इसके एंड पॉइंट बनाने के लिए ऐसा कोई एसिड यूज़ किया जाता है जिसमें डाईऑल हो, ठीक है। डाईऑल मतलब जैसे ग्लिसरॉल वगैरह हो, है ना। फॉर एग्जांपल इसने पहले वाटर से रिएक्शन किया, तो वाटर से रिएक्शन करने पे क्या बना, यहाँ पे 4 में कन्वर्ट हो गया, लाइक दिस, ठीक है। अब ये एंड पॉइंट इसको चाहिए क्योंकि टाइट्रेशन करना है। टाइट्रेशन करने के लिए एंड पॉइंट किसके अकॉर्डिंग इफेक्टिवली आता है इसका, जहाँ पर जो है 2 बिसिनल जानते हो आप लोग, जब 2 कार्बन से एडजेसेंट कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ आप लोगों को, देखो ये वाला जो अल्कोहल देख रहे हो आप लोग, इसको हम बिसिनल बोलेंगे। बिसिनल का मतलब एक कार्बन पे एक, उसके एडजेसेंट कार्बन पे दूसरा। अगर ये OH, दोनों OH एक ही कार्बन पे लगे होते हैं, इसको जेमिनल बोलते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने रिएक्शन कराई इसकी ऑर्थोबोरिक एसिड की, लाइक दिस, ठीक है। अब ये जो बना है, अब इसकी जो एसिडिक कैरेक्टर का नेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर गया। किसके साथ रिएक्शन करने पर, ऐसे कोई डाईऑल वगैरह के साथ रिएक्शन करने पर, एसिड के साथ रिएक्शन करने पर इसकी जो एंड पॉइंट की टेंडेंसी है, अब जैसे फिनोफ्थलीन वगैरह डालेंगे एंड पॉइंट अच्छा देगा, टाइट्रेशन अच्छा देगा। मान लीजिए कोई अगर हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री लगा के क्वेश्चन दे दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब एक तो होता है सिस, एक होता है ट्रांस, तो इसमें जो सिस फॉर्म है उसके साथ इफेक्टिवली करेगा, या कोई मान लो ऑर्थो वाली पोजीशन दे दी, समझ रहे हो आप लोग, तो ऑर्थो वाली पे ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। यहाँ पे 2 मोल्स ले लिए BOH का होल, ये टाइट्रेशन में यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास क्या आया, लाइक दिस। ऑर्थो कंडीशन पर ये ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेगा। ठीक है, अब ये एंड पॉइंट देने के लिए वैलिड है। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब समझ रहे हो आप लोग, इसको जब दोनों ऐसे होते हैं ना, इसको बोलते हैं सिस पोजीशन, या दोनों ऐसे अवे होते हैं, ये तो क्या है, टूवर्ड्स ऑफ द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, इसका भी हमें ध्यान रखना है। हाँ साक्षी, आपने क्वेश्चन पूछा है कि ये प्रोटॉन रिलीज क्यों नहीं करता है। प्रोटॉन रिलीज इसलिए नहीं करता है, ध्यान से सुनिएगा। प्रोटॉन रिलीज वो करते हैं जिनमें फ्री प्रोटॉन होता है, यानी कि मान लीजिए किसी का ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है, वो वाटर में डालने पर इमीडिएटली प्रोटॉन को रिलीज करते हैं। लेकिन ये क्या होता है, यहाँ पे इतना डेफिशिएंट होता है कि ये वाटर में डालने पर कभी भी प्रोटॉन रिलीज नहीं करता।
प्रोटॉन का मतलब इससे नहीं है, ये तो वाटर मॉलिक्यूल से है, अपने से मतलब है कि इसको डालने पर इससे निकलना चाहिए। लेकिन ये क्या करता है, ये रिलीज करने के चक्कर में नहीं रहता, ये कहता है भैया मुझे तो इतना डेफिशिएंट है कि गेन करना है, एक्सेप्ट करना है। तो दो तरीके से हैं। देखिए एसिड बेस कॉन्सेप्ट होता है, उसके कई कॉन्सेप्ट हैं। पहला होता है आर्हीनियस। आर्हीनियस कहते हैं एसिड वो होते हैं जिनमें H+ आइंस इजीली रिलीज होते हैं, है ना। अब मान लीजिए इजीली रिलीज ही ना हो तो एसिड को भी कैटेगराइज किया जाता है, मतलब वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड में कैटेगराइज किया जाता है। और स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली और इमीडिएटली जल्दी से रिलीज कर देते हैं। वीक एसिड में उनको किया जाता है जो कई कंडीशन उसमें अप्लाई होकर के मतलब जल्दी रिलीज ना करें, देर में रिलीज करें। और ये तो उसका बिल्कुल ही वीक है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पाने की वजह से ये क्या करता है, रिलीज ना करके एक्चुअली में तो ये आर्हीनियस की तरह काम ही नहीं कर रहा। तो फिर किसकी तरह काम कर रहा है ये? लुईस। क्योंकि लुईस कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है दैट इज कॉल्ड द लुईस एसिड। इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं हम लोग? लुईस बेस। समझ रहे हो? तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, इसलिए वहां पर रिलीज नहीं कर रहा, क्योंकि ये आर्हीनियस एसिड नहीं है। कौन सा वाला एसिड है? दिस इज द लुईस एसिड। हाँ जी, बात समझ में आई? ओके। अब देखिएगा, यहां पर हम बात कर रहे थे। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ भाई ऑर्थोबोरिक एसिड का कौन सा टेस्ट होता है, तो दिस इज द ऑर्थोबोरिक एसिड, BOH का होल थ्राइस। ठीक है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन होता है इसका, तो ये बनाता है ठीक है। या फिर इसको जैसे मैंने अभी लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिखा मिल सकता है, मिल के रहा है, एक ही बात है, आप लोग समझ ही रहे हो। ग्रीन कलर का वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, इथेनॉल के साथ। तो ऑर्थोबोरिक टेस्ट इसका देता है। अब अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ भाई इसके क्या क्या एप्लीकेशन है, ऑर्थोबोरिक एसिड क्यों काम में लाया जाता है, तो सारे बच्चे जानते हैं। मान लो पहले क्या करते थे, पहले काजल लगाते थे, काजल लगा करके थोड़ा सा आईज काफ़ी अच्छी रहती थी। आजकल क्या है, लैपटॉप देख रहे हैं, है ना, बहुत सारा आपको पढ़ना भी पड़ रहा है, कई बार बहुत सारी काम है वो फ़ोन में लगा रहना पड़ता है, तो आईज़ में क्या है, डर्ट आ जाती है। डर्ट आ जाती है तो कहीं डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया ऑर्थो एक्वस सॉल्यूशन ऑर्थोबोरिक एसिड लगा देता है। ऐसा कोई जो है आई ड्रॉप दे देगा जिसमें एक्वस सॉल्यूशन, या फिर इसको तो क्या करना पड़ता है, आई वॉश, ठीक है। इसके एक्वस सॉल्यूशन में, आई वॉश में काम में लाया जाता है। और भी काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो कल करते हैं फिर। कल का मतलब क्लास का शेड्यूल मालूम ही है आप लोगों को, मंडे टू फ्राइडे होता है। चलिए ठीक है, तो कुछ बच्चे तो जा चुके हैं चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए, कोई बात नहीं है, आप लोग भी खाना खाइए और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट, ठीक है। और पढ़ते जरूर रहिएगा, बार बार मैं क्या कहता हूँ, एक ही चीज़ है जो आपके साथ रहेगी, बाकी चीज़ें आपके साथ नहीं रहने वाली, सारी डिवाइड हो जाएंगी, ध्यान रखना। पढ़ाई जितना पढ़ लोगे, अभी भी क्या है, टाइम है, जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो करो। और 11th वाले बच्चों से पहले कह रहा हूँ भाई, 2 साल के लिए और चीज़ें भूल जाना, फिर आगे करना, फिर आगे अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं। अभी कुछ जोशीले बच्चे तो जुड़े हुए हैं, बाकी कुछ बच्चे जो है खाना खा करके अपना सीरियल देख रहे होंगे, तो कोई बात नहीं है, वो भी अच्छे बच्चे हैं। चलो नेक्स्ट मिलते हैं, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।